हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, 10 हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं। इसका पीडीएफ नोट्स के साथ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आएगा, वहाँ से ले सकते हैं फ्री में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। WHO ने नए रिसर्च में कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण यानी ओरिजिन और इन्फेक्शन का जिम्मेदार किसे बताया है? इसका आंसर होगा चमगादड़। ओके, देखिए इससे पहले ये विवाद था कि ये वायरस कैसे फैला, कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ क्या है। कोई इसका जिम्मेदार जो है पोंगोलिन को बता रहा था, तो कोई चमगादड़ को बता रहा था। बहुत सारी न्यूज़ में यहाँ तक कि इंडियन साइंटिस्ट्स ने भी कहा था कि चमगादड़ से नहीं फैला है। चीन के भी जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कहा था कि चमगादड़ से नहीं फैला है। तो WHO की इस रिपोर्ट से एक तरह से ट्रंप के उस बयान को धक्का लगा है जिसमें ट्रंप ने ये कहा था कि ये चीन की साजिश है कोरोना वायरस और इसको वुहान लैब में तैयार किया गया था। WHO की ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो WHO ने क्या कहा है? देखिए, WHO के पशु रोग विशेषज्ञ हैं, यानी WHO एक्सपर्ट इन एनिमल डिजीज पीटर बेन, तो उन्होंने 8 मई 2020 को मीडिया से बातचीत की है, पुष्टि की है। और ये ब्लूमबर्ग में ये रिपोर्ट पब्लिश है, आप देख रहे हो मेरे बगल में। तो WHO का कहना है कि जो नया कोरोना वायरस है वो चमगादड़ से फैला है और ये सामान्य बिल्ली और फेरेट, जो एक बिल्ली की प्रजाति होती है, उसको संक्रमित कर सकता है। लेकिन ये पता चलने के बावजूद कि चमगादड़ में से ये वायरस आया है, ये नहीं पता चला है अब तक कि इंसानों में संक्रमण कैसे फैला। क्या चमगादड़ से फैला या किसी दूसरी वजह से फैला? चमगादड़ से डायरेक्ट फैल गया इंसान में, या चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर में फैला, फिर तीसरे जानवर में फैला और फिर वहाँ से इंसानों में आया? इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। ओके, WHO का ये कहना है कि नया जो ये कोरोना वायरस है कोविड-19, तो उसका समूह उसी समूह से है जिसकी उत्पत्ति और संक्रमण जो है वो चमगादड़ से होती है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि नया कोरोना वायरस जो है वो चमगादड़ से उसका कनेक्शन है, लेकिन इंसानों तक कैसे पहुंचा ये बात सामने नहीं आया है और इस पर WHO अब डिटेल रिसर्च करवाने जा रहा है। तो WHO के पीटर बेन का ये कहना है कि कई तरीके से संक्रमण फैल सकता है, फैला होगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। शायद किसी जानवर से वायरस जो है इंसान के खाने में पहुँचा और फिर वो कोरोना वायरस इंसान में आ गया। ठीक है, कोरोना के पहले ह्यूमन इन्फेक्शन का जो मामला था वो वुहान के पशु बाजार में, जो वहाँ पर मार्केट है, एनिमल मार्केट, वहाँ पर देखा गया था। लेकिन सभी लोगों में जो इन्फेक्शन है वो एक ही तरीके से नहीं फैला है, सभी लोगों में अलग अलग तरीके से ये इन्फेक्शन फैला है और WHO इसी की पड़ताल के लिए और समय चाहता है। तो अब नए सिरे से रिसर्च होगी। WHO की महामारी विशेषज्ञ हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट मारिया बेन, तो उनका भी ये कहना है कि WHO के साइंटिस्ट जो हैं चीन में नए सिरे से कोरोना पर रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और ये भी पाया गया है कि जो पोंगोलिन है जो एशिया में पाया जाता है, तो उसमें भी ये वायरस, ये जो नया कोरोना वायरस है वो बड़ी संख्या में पाया गया है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानों में इस समय जो वायरस देखा जाता है वही पेंगोलिन में भी देखा गया है। देखिए, इससे पहले जो है चीन के वैज्ञानिकों का दावा अलग था, उसका यही कहना था कि पोंगोलिन से चमगादड़ में फैला, फिर चमगादड़ से इंसान में फैला, चीन का ये कहना था। लेकिन ये बात वो पूरी तरह से साबित नहीं कर पा रहे थे और WHO ने अब ये कहा है कि नहीं, ओरिजिन जो है वो चमगादड़ ही है, चमगादड़ से ही आया है और वहाँ से दूसरे जानवर फैला या फिर डायरेक्ट इंसानों में फैला। तो अब ये सवाल उठता है कि चमगादड़ से कितने तरह के वायरस जो हैं फैल चुके हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि चमगादड़ से कोरोना का जो नया संक्रमण है वो इंसानों में आया होगा। ओके, अब तो संभावना ही जताई जा रही है। इससे पहले 2002 में जो सार्स बीमारी फैली थी, सार्स डिजीज, तो वो दुनिया भर में उससे 774 लोगों की मौत हुई थी। बहुत खतरनाक वायरस था वो, और वो चमगादड़ से बिल्ली में पहुंचा, फिर वहाँ से बिल्ली से इंसानों तक पहुंचा था। तो ये ट्रांसमिट करके आया था। ओके, चमगादड़ से बिल्ली फिर इंसान। 2018 में केरल में जो निपाह वायरस का मामला आया था
वो भी चमगादड़ की वजह से आया था। उसकी वजह से केरल में 17 लोगों की मौत हुई थी। वो भी बड़ा खतरनाक वायरस था, लेकिन फिर वो कंट्रोल हो गया था। इसके अलावा इबोला, रेबीज़, हैंद्र मारबर्ग वायरस भी, उसका भी जो वाहक है वो चमगादड़ ही पाया गया है। अच्छा, खास बात है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ में तो ढेर सारे वायरस होते हैं, लेकिन वो वायरस चमगादड़ को कोई असर नहीं करते हैं, कोई नुकसान ही नहीं होता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो बहुत सारे वायरस को लेकर चलने के बाद भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। कल जो मैंने वीडियो दिया था करंट अफेयर्स का, उसके कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने पूछा कि कोविड-19 क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसमें CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, और D मतलब होता है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, इसको कोविड कहते हैं। और 2019 में इसकी पहचान हुई थी दिसंबर में, इसलिए इसके आगे लग गया 19, तो कोविड-19 ये हो गया। WHO ने इसका नाम रखा है। मुझे लगता है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है और हर साल बहुत सारी नौकरियां इसमें से निकलती हैं। सरकार का ये कहना है कि ये पद जो हैं वो पिछले 3 साल से खाली पड़े थे, इसलिए किसी की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि इस पर जो भर्ती होनी थी अब वो नहीं होगी। मतलब कि 9,304 पदों का जो मौका था बेरोजगारों को जो नौकरी पा सकते थे, अब उनके लिए ये ऑप्शन बंद हो गया है। ओके, इन पदों के लिए। देखिए, ये जो फैसला है वो सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को फिर से संतुलित करने के लिए किया गया है। मतलब रक्षा खर्च जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको कम करने के लिए ये सब किया गया है। ये ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। तो सवाल है कि क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, 1851 में। काम क्या है? तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, DRDO, मतलब कि इंडियन आर्म फोर्सेस को रियर लाइन इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता पहुंचाना। और ये भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों में से एक है। सालाना बजट 13,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों यानी लेबर लॉज को सस्पेंड करने का अध्यादेश पास किया है? इसका आंसर होगा 3 साल। 3 साल के लिए ये किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई को ये फैसला किया और ये अध्यादेश का नाम है इसके उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश 2020। इंग्लिश में कहते हैं इसे उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020, जिसको मंजूरी मिल गई है। सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन के बीच जो आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हैं, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए और नई इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए, उनको सुविधा पहुँचाने के लिए ये ऐसा किया गया है। और इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। ओके, तो कौन कौन से कानून जो हैं वो 3 साल के सस्पेंड हो गए हैं वो आपको बताता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों यानी मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और प्रवासी मजदूरों से संबंधित बहुत सारे कानून हैं। तो अध्यादेश किन पर लागू होगा? देखिए, जो मौजूदा व्यवसाय हैं, इंडस्ट्री है, उस पर तो लागू होगा ही, और जो नए कारखाने खुलेंगे, जो प्रस्ताव आएंगे, उन पर भी ये लागू होगा। और कारखानों में यानी फैक्ट्रीज में कामगारों से रोजाना अधिकतम 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है। तो एक सवाल ये भी होता है कि ये राष्ट्रपति के पास क्यों जाएगा ये अध्यादेश? आमतौर पे तो राज्यपाल जो हैं वो राज्य के मंत्रिमंडल के अध्यादेश या कानूनों को पास कर देते हैं, सिग्नेचर करते हैं और वो कानून या अध्यादेश लागू हो जाता है। तो अब क्यों होगा? इसमें राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? देखिए, चूंकि भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती सूची में आता है, यानी कॉन्करेंस लिस्ट में आता है लेबर जो है। ओके, तो उसका विषय है, इसलिए राज्यों को कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार से यानी राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है, इसलिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति को भेजे जाने का मतलब ये होता है कि राज्य मंत्रिमंडल से वो मामला
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी। फिर राष्ट्रपति के थ्रू अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति से वापस केंद्र सरकार के पास आएगा और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही करने की योजना है। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने 7 मई को अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि कई तरह के जो कानून हैं वो राज्य सरकार वो अगले 1000 दिनों के लिए वो सस्पेंड करने की उनकी योजना है। उसमें कारखाना अधिनियम 1948 के कई सारे प्रावधान हैं। और आपको बता दूं कि लेबर लॉज को चेंज करने के लिए केंद्र सरकार भी पिछले कुछ साल से कोशिश कर रही है। एक लेबर कोड भी लाने की प्रक्रिया चल रही है उसका। हालांकि ये जो पूरा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका श्रम संगठनों यानी लेबर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन सब ने काफ़ी आलोचना की है। उन सब का कहना है कि एक तरह से गुलामी की शर्तें थोपी जा रही हैं और देश जो है पूंजीपतियों के बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में एक तरह से दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगले बेहतरी के लिए ये रिफॉर्म करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर भेजना वीडियो। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसने 5 मई से POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के किन जगहों का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। इसका आंसर होगा A और B दोनों। ओके, यानी गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो IMD ने ये तय किया है। IMD जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट का क्या काम है, तो लोगों को, भारतीय लोगों को वेदर फोरकास्ट देना, क्या चल रहा है, मौसम कैसा रहेगा, आंधी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, कुछ भी होने वाला है अगर मौसम से संबंधित, तो वो इन्फॉर्मेशन एक तरह से देना। ठीक है, तो हाल ही में IMD ने ये जानकारी जो है अब गिलगित और बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी दिए जाने की ये दिया जाना शुरू कर दिया। पहले भी ये दिया जाता था, ये फोरकास्ट किया जाता था, लेकिन वो कभी कभी होता था। अब ये एक तरह से मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, ये तीनों जगहों पर, एक तरह से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर, और वो हमारा है, इससे एक मैसेज गया है। ओके, देखिए मैप आप देख रहे होंगे, उसमें POK है दूसरी तरफ, ठीक है, और एक तरफ है अक्साई चीन। इस तरफ चीन ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन पर, तो उधर का वेदर फोरकास्ट नहीं जारी किया गया है। वहाँ एक तरह से साइलेंट अभी हैं, वहाँ विवाद नहीं करना चाहती है सरकार इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने 2 ऑटोनोमस रीजन में बांटा हुआ है और एक इलाके को वो आज़ाद कश्मीर कहता है जहाँ मुजफ्फराबाद है, और उसके ऊपर वाले हिस्सा को गिलगित बल्टिस्तान है वो। ओके, तो वो ऑटोनोमस एक क्षेत्र है और अब वो पाकिस्तान चाहता है कि उसको अपने देश में उसको शामिल कर लिया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक वो कहता है कि वो ऑटोनोमस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कि पाकिस्तान यहाँ पर चुनाव करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसकी अनुमति भी दे दी थी कि गिलगित और बल्टिस्तान में वहाँ पर जो है वो वोटिंग कराई जाए। हालांकि इंडिया के जो विदेश मंत्रालय है ना, उसने काफ़ी विरोध किया था और उसी का नतीजा है अब कि IMD ने यह तय कर लिया कि अब हम इसको बताएंगे और दूरदर्शन और आकाशवाणी पर वेदर फोरकास्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि आपने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए, मैं जो डिटेल बता रहा हूँ ये आपके समझने के लिए भी ज़रूरी है पूरे मामले को, और इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन में UPSC PCS में लिखने को दिया जाए तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो इतने सारे डिटेल के साथ। और नोट्स भी मैंने दिया हुआ है PDF में डिटेल में, तो वो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ओके, और दूसरे जो एग्जामिनेशन है ग्रुप D है और इसके अलावा NTPC है, SSC है, उसमें भी इस तरह के सवाल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने जो बताया आपको कि पाकिस्तान जो है वहाँ चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया, तो ये भी आपसे सवाल हो सकता है कि भारत ने POK के किस हिस्से पर चुनाव का विरोध किया। तो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग मत सोचिएगा कितना डिटेल क्यों।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। 2 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है। और दिया मिर्जा जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास जो लक्ष्य रखा गया है उसकी भी संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हैं, ठीक है। और UNEP का गुडविल एम्बेसडर के तौर पर वो संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन सहित बहुत सारे मैसेज फैलाने का काम करती है। और गुडविल एम्बेसडर का ये भी काम होता है कि वो संयुक्त राष्ट्र के कहने पर जो है धन इकट्ठा करे, फंडिंग का जुगाड़ करे, लोगों से बात करे। और इसके लिए बहुत बड़ा पेमेंट नहीं मिलता है। $1 जो है एक टोकन अमाउंट के रूप में दिया जाता है पर ईयर। हालांकि जो यात्रा भत्ता होता है वो सब मिलता है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था उसमें UNEP की बात थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है PDF के रूप में, नोट्स के साथ। MCQ है बहुत सारे, डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें अवेलेबल है। और 2019 का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, उसका PDF नोट्स के साथ MCQ के रूप में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और बुक भी अवेलेबल है 2019 का या करंट अफेयर्स का, अमेजन पे है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 8 मई। और ये मनाया जाता है, रेड क्रॉस के संस्थापक थे जीन हेनरी डुनेंट, तो उनके जन्मदिवस पर यह मनाया जाता है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था शांति का। और इसकी स्थापना जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 मई। ओके, थैलीसीमिया क्या है? एक जेनेटिक ब्लड डिजीज है जिसमें मरीज के भीतर जो है खून जो है ठीक से उसका निर्माण नहीं हो पाता है और मरीज को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, इसका संदेश देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान जताया है? आंसर है 0%। मूडीज़ का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, उसकी वजह से भारत में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी GDP में। हालांकि इसके बाद 2022 में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.6% तक ग्रोथ जा सकता है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ख़राब स्थिति रहने वाली है, 0% ये रह सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज को 1 साल बढ़ाकर 59 ईयर कर दिया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, पहले रिटायरमेंट एज 58 थी, अब 59 कर दिया गया। तो आपसे एक सवाल है कि तमिलनाडु के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों का नाम बताइए। मैं कई बार अपने वीडियो में इन सब के बारे में जिक्र कर चुका हूं, तो अब आपकी बारी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों का नाम। अगला क्वेश्चन है, रॉब गिब्स का निधन हुआ है 28 अप्रैल 2020 को, तो किस वजह से वो मशहूर थे? आंसर होगा निर्देशन और कहानी लेखन। ओके, डायरेक्शन और राइटिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए PDF पूरे नोट्स के साथ। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको मिल जाएगा इसका PDF। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कल मॉर्निंग को मिलते हैं।